Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of thermodynamics. In the previous lecture, we finished chapter number 3, which was about properties of pure substance, and we discussed about the property tables and how to read the values from it. In chapter number 4, we will be discussing about the applications regarding the closed systems, and we will be doing an energy analysis on closed system. And in this chapter, we will be discussing about those प्रॉपर्टी टेबल्स एंड हाउ टू यूज़ देम इन अ रियल एग्जांपल। चैप्टर नंबर 4 में हम एनर्जी एनालिसिस क्लोज सिस्टम का डिस्कस करेंगे और जो तमाम टेबल्स प्रॉपर्टी टेबल्स हमने पढ़ना सीखे थे उनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिक क्लास के अंदर। लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 4 and this is the object these are the objectives of chapter number 4. We will be discussing about moving boundary work, energy balance of closed system, specific heat of gas, internal energy, enthalpy, specific heats of ideal gases. So these are the objectives we will cover in chapter number 4 inshallah. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्क डन क्या होता है। ये हमने पहले चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस की थी कि वर्क डन क्या होता है, सिंपली फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। बट इन टर्म्स ऑफ मूविंग बाउंड्री वर्क हमने बात देखी थी कि अगर आप हमारे पास एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है, so when the gas expands, what happens? The piston moves upward, or when the gas is compressed, the piston moves downwards. तो जो डिस्प्लेसमेंट पिस्टन मूव ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड कवर कर रहा है उसको हम डी एस रिप्रेजेंट करते थे। तो जो आपके पास फोर्स होती है वो सिंपली क्या होती है, जो प्रेशर जो गैस इस पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट कर रही है मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द पिस्टन, विच मीन्स कि हमें ये पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के, तो फोर्स बराबर हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया के। नाउ तो अगर प्रेशर आप गैस जनरेट कर रही है और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पिस्टन। पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा है और वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, डी एस। डी एस डिस्प्लेसमेंट कवर करने की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो जाएगा, एक डिफरेंशियल वर्क डन, एक स्मॉल वर्क डन बाय दिस पिस्टन इज बेसिकली इक्वल्स टू force time ds, where force is basically pressure times area, प्रेशर जो गैस लगा रही है, और ds जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर कर रहा है। और अगर हम इसको कहते हैं कि ए डी एस बराबर हो जाएगा डी वी के। सो बेसिकली एरिया जो है वो पिस्टन का एरिया है क्रॉस सेक्शनल। अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो यू विल सी अ सर्कल जो पिस्टन का एरिया है, और डी एस बेसिकली डिफरेंशियल लेंथ जो इसने डिफरेंशियल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है। तो अगर मैं ए डी एस की बात करता हूँ तो ए डी एस विल बी द डिफरेंट चेंज ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब ये बात समझ लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये पिस्टन इस डॉटेड लाइन पर होता तो यहाँ का वॉल्यूम होता वी, बट जब ये यहाँ चला गया तो अब अगला वॉल्यूम जो दूसरा वॉल्यूम कितना जाएगा, वी टू, और इनिशियल वॉल्यूम वी वन था, तो वी टू माइनस वी वन विल बी इक्वल्स टू डी वी। तो इस डी वी को लिखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस डी एस को मल्टीप्लाई करते हैं इस पिस्टन के एरिया के साथ, तो आई विल गेट दिस चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो एग्जैक्टली ए डी एस की वैल्यू भी डी वी के बराबर आ जाती है, विच इज़ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो टोटल वर्क डन जो है आपके पास क्या होता है, अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूँ फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2, ये बात हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। ये वर्क डन जो है वो एक जो प्रोसेस पाथ है वो इट्स अ पाथ फंक्शन। पॉइंट 1 में अगर वॉल्यूम v1 था एंड पॉइंट 2 पे वॉल्यूम v2 था, तो अलॉन्ग दिस प्रोसेस पाथ द टोटल वर्क डन विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन p dv. So we will take a small differential area which is p dv. P is this length and dv is the x length along the x axis. So अगर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 दरमियान मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, तो दैट विल बी द एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस पाथ पॉइंट 1 से पॉइंट 2. So this is the same thing which we discussed in the previous chapter. तो इंटीग्रल 1 से लेकर 2 डी पी डी वी, तो p जो है प्रेशर है और डी वी जो है वो डिफरेंशियल चेंज ऑफ वॉल्यूम है। सिमिलरली हमारे पास हमने कुछ डिस्कस किए थे कुछ प्रोसेसेस, जिसमें से एक प्रोसेस था आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं, वी हैव वाटर इनसाइड, इट्स अ प्योर सब्सटेंस इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस एंड वी आर प्रोवाइडिंग हीट। सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर व्हाट वुड हैपन, द वॉल्यूम विल इंक्रीज, but the pressure is constant, right? What is happening is straight line बन रही है which is horizontal to the x-axis. तो जो एरिया अंडर द कर्व है इस लाइन का, देखें जो भी प्रोसेस है पी वी कर्व के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ हो रही है, चाहे वो इस केस में ये लाइन ड्रॉ थी, तो इस पूरे लाइन के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व है वो जो है वर्क डन होगा,
बट सिंस दिस लाइन इज नॉट लीनियर तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। बट अगर आप और कर सकते हैं कि ये लाइन जो है वो लीनियर है, इट्स पॉइंट 1 से 2 एंड दिस इज पैरेलल टू वाई एक्स एक्सेस और स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि एक प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक हो रहा है जिसके अंदर प्रेशर कॉन्स्टेंट है हर पॉइंट पे, बट द वॉल्यूम इज चेंजिंग बिकॉज हमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट एक्सपेंड हो रही है, बट द प्रेशर एक्सर्टेड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट इन द सिस्टम। सो व्हाट इज हैपनिंग, तो अगर मैं इसका एरिया निकालने को कहूँ दैट इज प्रीटी सिंपल, दिस length which is actually P and this length which is actually equals to what, V2 minus V1. So you can easily find the area which is the total work done by this system from point 1 से from point 1 to point 2, right? So यहाँ पे ये जो एरिया अंडर द कर्व है कैसे निकला है कि अगर हम देखें कि इस रेक्टेंगल की जो ये बना रहा है 1 से 2 के दरमियान बीच में यहाँ पे, तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो P है which is constant, and but the volume change this line horizontal line basically V2 minus V1, तो ये लाइन निकालेंगे आप, right? So simply work done by isobaric process is nothing but P times delta V. So this is how you find the work done in an isobaric process. Moving forward, we have an isochoric process. Isochoric process वो process होता है जिसके अंदर आपके पास volume constant होता है. For example, यहाँ पे हमारे पास एक confined एक container है जिसके अंदर air मौजूद है, let's say and it is at 500 kilopascals, temperature is 150 degrees Celsius. But what is happening that since the container has no piston, so there is no piston move नहीं कर रहा, there is no boundary work, तो अब आप इसमें एनर्जी आप रिलीज भी करते हैं, एनर्जी देते भी, तो व्हाट वुड हैपन इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। इन दिस एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास हीट इस सिस्टम को बस से बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो व्हाट इज हैपनिंग, टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग, बट सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक, पॉइंट 1 ये वाला प्रेशर है 500 किलो पास्कल और 2 जो है वो 400 किलो पास्कल है। या 1 से 2 जब ड्रॉप हुआ तो वॉल्यूम सेम है इन पॉइंट 1 से 2 का, तो व्हाट वुड हैपन कि अगर मैं इसका एरिया अंदर कम निकालूँ तो इसका एरिया अंदर का जीरो निकलेगा बिकॉज देयर इज नो एरिया अंडर दिस प्रोसेस लाइन 1 से 2। हम ये एरिया नहीं लेते बट ये एरिया हम लेते हैं इसका ये वाला एरिया। या इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप और करें कि यहाँ पे पी डी वी, ऑल्दो पी इज चेंजिंग बट डी वी इज कॉन्स्टेंट, तो डी वी जब कॉन्स्टेंट है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो इस केस में अगर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आपके पास वर्क डन जीरो होता है, और दैट मेक सेंस बिकॉज वर्क डन होता ही उस वक्त है जब आपके पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पिस्टन कवर नहीं कर रहा बिकॉज पिस्टन मौजूद ही नहीं है। तो इट जस्ट लाइक अ कंटेनर, आप समझ लें कि गैस कंटेनर है, आप उसको हीट दे रहे हैं या उससे हीट निकाल रहे हैं, तो एनर्जी निकाल रहे हैं एनर्जी दे रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है वो उसका फिक्स हुआ है, बट ऑल्दो द प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन चेंज। बट वर्क डन की डेफिनेशन ये है कि आपके पास कोई ना कोई मोशन होनी चाहिए, एंड इन दिस केस देयर इज नो मोशन इन द सिस्टम। मूविंग फॉरवर्ड, we have another process which is called isothermal process. For example, हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास air है which is at certain pressure, at certain volume, but the temperature is constant. अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हम लेट से वॉल्यूम को हम कम कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, which means कि वी आर कंप्रेसिंग इट, तो व्हाट वुड हैपन कि हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि पी वी बराबर है एम आर टी के, दिस इज जनरल गैस इक्वेशन, फिर एम इज द मास ऑफ द एयर, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी नॉट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया हुआ है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, विच मीन वी एक्सपैंडिंग है, एंड द प्रेशर इज ऑल्सो चेंजिंग, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो ये कंप्रेसिंग इट, द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग। सो इन दिस केस, बट पर्टिकुलरली दिस इज द केस वेयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, तो इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पी वी बराबर है एम आर टी के, तो हम यहाँ पे एम आर टी नॉट, दिस होल टर्म बिकम्स अ कांस्टेंट, राइट? So we can write the equation PV equals to C, which is C is constant, and by replacing by solving it for P equals to C upon V, तो अगर हम ये P equals to C upon V solve देखते हैं तो हम इस C, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, for two different conditions P1 V1 equals to P2 V2 equals to MRT naught, this is exactly the same equation जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस की थी। अगर हम इस इक्वेशन को दिस P equals to C upon V को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, so we will be having dv upon v and c, and by using when we integrate it we will get c ln v2 upon v1. Similarly, यहाँ पे c जो है वो mrt naught है, तो we can find mrt naught equals to ln v2 upon v1. This is a pretty simple formula for
water burden between point 1 and point 2 when you have a constant temperature. This is really important to understand. And similarly अगर हम यहाँ पे solve करते हैं pressure के लिए तो we can get the same relation for pressure as well, but the only difference between these two equations is here we have the final volume as a numerator and here we have the initial pressure as a numerator. Although, but this important first thing is one thing to note is that these two values are only for constant temperature processes, which is isothermal. Although in this process both the quantities, pressure and volume are changing, but only the temperature is constant. That only in this case we can apply these two relations. Moving forward, we have another process which is called polytropic process. Polytropic process is basically the process in which is governed by this type of equation which has PV raised to power n. अगर आपके पास एक वैसा प्रोसेस हो जिसमें आपके पास लीनियर पावर जो है वो भी अपेयर हो रही हो आपके पास प्रोसेस में, तो 1 से लेकर 2 तक, ऑल्दो दिस इज एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस apparently as of the previous slides, बट वी हैव पावर एन. तो यूजुअली आपके पास जब एक रियल प्रोसेस होता है तो हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो इस इक्वेशन की तरह नॉन लीनियरली एक्सपोनेंशियली रिलेट कर रहा होता है. तो सेम वर्क डन की इक्वेशन तो एग्जैक्टली वही रहेगी जो आपके पास यहाँ पर है, W1 to 2 इक्वल्स टू इंटीग्रल पी डी वी. बट अगर आप एग्जैक्टली यहाँ से पी वी एन इक्वल्स टू सी ले लें तो what you will get C upon Vn, and replacing P with C upon Vn and you will get this relation, which simply integrate कर दे तो आपके पास ये पावर इक्वेशन बन जाएगी, and after applying the limits of 1 to 2 so you will get this equation. This is pretty simple integration. The only thing here is this equation which is PV raised to power n. Now moving forward, we know this PVn equals to C, where we can write P1 V1 n equals to P2 V2 n. तो यहाँ पे C को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं V2 के साथ सेकंड टर्म लिख देता हूँ और V1 के साथ जो C के साथ C की जो P1 वाली टर्म है वो लिख देता हूँ. तो बाय सॉल्विंग दिस वी कैन फाइंड दिस रिलेशन व्हिच इज इक्वल्स टू P2 V2 इक्वल्स माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस n. इम्पॉर्टेंट बात यहाँ क्या है कि n जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है एंड n कैन नॉट बी 1. अगर ये 1 होगा तो दिस टर्म विल बिकम इन्फिनिटी. तो दैट दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन यू हैव n इक्वल्स टू एन इज नॉट इक्वल्स टू 1. अगर ये वैन के बराबर है तो ये क्वेश्चन आप अप्लाई नहीं कर सकते. इन दैट केस फिर आपके पास जो पुरानी क्वेश्चन है ये वाली अप्लाई कर सकते हैं और वी कैन अप्लाई दीज other relations, right? So this is only for a polytropic process which is governed by this relation P1 V1 and where n is not equals to 1. This is important. Now let's check an example from the book. This is example number 4-4. A piston cylinder device contains 0.05 meter cube of a gas initially at 200 kilopascal. हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, जिसके अंदर जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना है 0.05 मीटर क्यूब और जो उसका प्रेशर है वो है 200 किलोपास्कल. एट दिस स्टेट इनिशियली क्या हो रहा है, यहाँ ये आपके पास स्टेट नंबर 1 है, एक लीनियर स्प्रिंग है जिसका आपके पास K मौजूद है which is 150 किलो न्यूटन पर मीटर is only touching the piston but कोई exert नहीं कर रहा. पिस्टन जो है जो स्प्रिंग है वो पिस्टन के साथ सिर्फ टच हो रहा है बट इट इज़ नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स. मतलब क्या है कि आपके पास जब आप अगर वो उसमें कोई टेंशन होगी या कोई कंप्रेशन होगी तो फिर वो फोर्स पर लगा रहा होगा, बट इन दिस इनिशियली देयर इज नो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द पिस्टन. नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द गैस. अब आपने इसको हीट देना शुरू की तो क्या होगा, जब आप हीट देंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा एंड पिस्टन विल गो अपवर्ड्स कॉजिंग द पिस्टन टू राइज. पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है एंड कंप्रेस द स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा अंटिल द वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर डबल्स. आपने कब तक उसको हीट दी, आपने हीट उस वक्त तक दी जब उसका वॉल्यूम जो है वो 0.05 से 0.1 मीटर क्यूब हो गया, डबल हो गया. क्रॉस सेक्शन एरिया जो है पिस्टन का वो गिवन है विच इज 0.25 मीटर स्क्वायर. हमें निकालना क्या है, द फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर. इसके अंदर जो फाइनल प्रेशर है वो निकालना है और टोटल वर्क डन बाय द गैस, कितना वर्क डन उसने किया, एंड द फ्रैक्शन ऑफ दिस वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग टू कंप्रेस इट. और कितना वर्क जो है वो सिर्फ स्प्रिंग ने कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. नाउ इस सवाल को हम तोड़ देते हैं कुछ हिस्सों में. पहली बात क्या, अगर इनिशियली हम बात करते हैं 0.05, तो अगर आपके पास 0.05 है इनिशियल वॉल्यूम, अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन की, दिस इज़ द रियल पाथ. इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास वॉल्यूम डबल हुआ, कहाँ तक चला गया 0.1 तक,
और ये लीनियर क्यों हुआ? बिकॉज आपके पास स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो व्हाट वुड हैपन? योर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट एट 200 kPa and you will be having this straight line which is horizontal line to the x axis. बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन भी है, हमारे पास एक स्प्रिंग भी अटैच है, तो स्प्रिंग की वजह से ये जो लाइन है ये एक लीनियर लाइन तो है बट इट इज़ हैविंग स्लोप। ठीक है, अब देखते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 बराबर किसकी हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि सवाल में ये लिखा था कि हमने उसको इतना एक्सपेंड होने दिया जितना जब इनिशियल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो जाए, तो 0.1 हो गया। अब हम बात करते हैं कि पिस्टन ने जो आपके पास पिस्टन कितना पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन एंड ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स कितना, जितना आपने पिस्टन ऊपर मूव किया है, क्योंकि जब इनिशियली पिस्टन से सिर्फ स्प्रिंग टच कर रहा था, जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया होगा व्हाट वुड हैपन कि पिस्टन ने कंप्रेस होना शुरू किया होगा। ठीक है, पिस्टन जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा। अब जो जितना कंप्रेस किया, फाइनल स्टेट जो थी वो उसकी 0.1 मीटर क्यूब थी उसका वॉल्यूम, तो कितना कंप्रेस हुआ स्प्रिंग बराबर किस रहेगा? डेल्टा वी विच इज 0.1 माइनस 0.05 डिवाइड बाय 0.25 मीटर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, राइट। आप इसको नहीं देख सकते हैं कि जितना पिस्टन ऊपर की तरफ गया, पिस्टन जितना ऊपर गया, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम में चेंज आया मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो है जो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, फाइनल वॉल्यूम 0.1 तक, बट यही वो डिस्प्लेसमेंट होगी जो स्प्रिंग में पैदा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 निकल के आ गया। तो अगर आप हमें निकालना होगा कितनी फोर्स लगी है पिस्टन स्प्रिंग के ऊपर, पिस्टन ने जो लगाई है, तो वो कितनी होगी आपके पास? वी हैव के इज वैल्यू विच इज 150 किलो न्यूटन पर मीटर एंड एक्स वैल्यू विच इज 0.2 मीटर, सो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई इट विद द एक्स वैल्यू, तो हमारे पास 30 किलो न्यूटन आ गया। नाउ वी हैव द एरिया ऑफ द पिस्टन, तो हमारे पास जो फोर्स है 30 किलो न्यूटन की स्प्रिंग की और एरिया कितना है 0.25 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि पिस्टन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है पिस्टन के ऊपर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? इनिशियली 200 किलोपास्कल्स था एंड द प्रेशर बाय द with the effect of spring कितना हो गया? 120 plus 200 which is equals to 320 kilopascal, right? Now let's talk about the area, the total burden. अच्छा, टोटल वर्डन कैसे निकालेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस लाइन के नीचे जो कुछ भी एरिया है वो तमाम वर्डन है। तो अगर मैं इसके नीचे जो एरिया है उसको दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ, एक हिस्सा जो है वो 1 है, एक हिस्सा 2 है। तो जो 1 है वो द एरिया 1 इज बेसिकली सिंपली अ रेक्टेंगल एंड एरिया 2 इज द ट्राइंगल। तो अगर मैं इस एरिया 1 का एरिया इस रेक्टेंगल जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एरिया निकालूँ तो कैसे निकालूंगा? सिर्फ ये लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा और ये लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी जाएगी? 0.1 माइनस 0.05 और ये लेंथ कितनी जाएगी? सिंपली 200। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि W1 वर्क डन इन द फर्स्ट एरिया प्लस द वर्क डन बाय द सेकंड एरिया। तो वर्क कैसे है कि P1 जो है आपके पास 200 किलो पास्कल है, V2 जो है वो 0.1 था और V1 0.05 था, यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 10 किलो जूल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एरिया विच इज दिस वन। ये एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ 1/2 हाइट इनटू विड्थ। तो हाइट कितनी है आपके पास? 320 माइनस 200, ये हाइट आ गई इसकी इस ट्राइंगल की जो 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो कितनी है आपके पास? वही 0.1 इंटू 0.05 माइनस 0.05। तो हाफ 320 माइनस 200 P2 माइनस P1 और V2 माइनस V1 बराबर है 0.05 के। तो इन यू गॉट 3 किलो जूल। सो दिस इज द वर्क डन बाय the second this is actually 2, this is misprinting by the second figure or the second area। तो combinedly कितना हो गया? 10 plus 3 किलो जूल्स। तो अब वो सवाल ही पूछ रहा था कि आपके पास जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग है वो कितना होगा। तो अगर आप गौर करो, मैंने अभी बात डिस्कस की थी कि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं होता द एरिया विल बी सिंपली दिस 1। ठीक है, बट यहाँ पे एरिया 2 भी आ रहा है। जो 2 सेकेंड एरिया है विच इज़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज बेसिकली द एरिया इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो जो सेकंड वैल्यू है 3 किलो जूल इज बेसिकली द टोटल वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द सिस्टम, राइट। आई होप ये सवाल क्लियर होगा। अगर आपको कोई सवाल कोई मसला हो इसमें तो प्लीज़ आस्क मी इन द लाइव सेशन इंशाल्लाह। सो मूविंग फॉरवर्ड,
Energy balance. Let's talk about the energy balance for a closed system. Although we discussed this concept extensively in chapter number 3 and chapter number 2 actually. So E in minus E out बराबर है डेल्टा E सिस्टम के, तो नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट वर्क और मास चेंज है इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की. इन टर्म्स ऑफ रेट अगर हम बात करते हैं तो ये डॉट लग गया एंड इट बिकम्स rate of energy input, rate of energy output and rate of change of energy within the system. Similarly, per unit mass हम बात करते हैं तो small e हो जाता है. This is exactly the same thing which we covered in the previous classes. Moving forward, what about cycle? Cycle is basically जब आपके पास point 1 और जो final point है बराबर हो जाए तो W net out का मतलब क्या है, एक सिस्टम जो है वो कितना वर्क कर रहा है, ठीक है, और Q net n जो है वो कितनी एनर्जी इसमें जा रही है. तो अगर जब साइकिल होगी तो आपके पास these two will be equal, and in terms of dot, in terms of rate, they are also again follow the same relations. Now let's talk about the constant pressure processes. हमने इक्वेशन यही लिखी है, ई इन माइनस ई आउट बराबर है डेल्टा ई सिस्टम के. तो ई इन बेसिकली आपके पास क्या है, क्यू एन है, ठीक है. ई आउट बेसिकली दिस इज इक्वेशन जो हमने बात की थी, क्या हमने बात की थी, द सेम इक्वेशन. अगर आप गौर करो कि यहाँ पे क्यू इन जो है वो एनर्जी इनपुट है, डब्ल्यू बी जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम, बाउंड्री वर्क है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं. और सिंस यहाँ पे आपके पास कोई मोशन नहीं है तो यहाँ पे यू टू माइनस यू जो है वो इंटरनल एनर्जी सिस्टम है जो चेंज हो रही है. अब डब्ल्यू पी जो है वो पी डेल्टा वी है. ये क्यों पी डेल्टा वी है, बिकॉज यहाँ पे मूविंग बाउंड्री वर्क हो रहा है, तो पी डेल्टा वी इज द वर्क डन. एंड अगर आप यहाँ पे इसको राइट साइड पे चले जाएँ तो u2 माइनस u1 और ये टर्म राइट साइड पे जाएगी, क्या बन जाएगी, अगर हम इनको कपल कर लेते हैं u2 और pv2 साथ लिख लेते हैं और u1 को pv1 के साथ, तो दिस होल टर्म कंबाइंस टू फॉर्म H2 which is the enthalpy. It is a combination of boundary work plus the internal energy. तो q in बराबर किसके जाएगा, H2 माइनस H1 के फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर क्लोज सिस्टम, राइट. अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आ देखिएगा कि H की डेफिनेशन क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड PV. बट होता क्या है कि बाउंड्री वर्क के अलावा भी और तरह के वर्क भी हो सकते हैं किसी सिस्टम के अंदर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई Q माइनस डब्ल्यू अदर माइनस डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी और डेल्टा यू मिला के डेल्टा एच बनाते हैं. और डब्ल्यू अदर क्या हो सकता है, इट कुड बी लेट्स से इलेक्ट्रिकल वर्क और कोई और वर्क जो उसके ऊपर आप कर रहे हैं या उससे कोई एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो बाउंड्री वर्क इज डिफरेंट. बाउंड्री वर्क और इंटरनल एनर्जी कंबाइन होकर आपको एंथैल्पी दे देती है. तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि वी नीड टू मेक श्योर कि हम साइन सही इस्तेमाल कर रहे हैं. तो क्यू इन एनर्जी इनपुट है, डब्ल्यू बी जो है वो बाउंड्री वर्क है और डेल्टा यू टू माइनस यू वन जो है वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है. यहाँ पे एक सवाल देखते हैं. दिस इज अनदर एग्जांपल फ्रॉम द बुक एंड इट विल क्लियर लॉट ऑफ थिंग्स. A piston cylinder device contains 25 grams of saturated water vapor. This is important. It's a pure substance. 25 grams mass given आपके पास. Piston cylinder device है. That is maintained at a constant pressure of 300 kilopascal. Pressure कितना given आपके पास, 300 kilopascal maintain हुआ है. और resistance heater एक heater है जिससे आप heat करते हैं. Within the cylinder, cylinder के अंदर heater लगा हुआ है. इस turn on, उसको आपने turn on किया, खोला, इसमें से 0.2 एम्पियर करंट निकला और 5 मिनट तक आपने वो करंट दिया और सोर्स जो है आपके पास 120 वोल्ट की है. एट द सेम टाइम अ हीट लॉस ऑफ 3.7 किलो जूल अकर. उसी वक्त क्या हुआ, कुछ एनर्जी आपने लूज की फ्रॉम द सिस्टम और वो बाहर चली गई. अच्छा, क्लोज सिस्टम से बात अगेन आप जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर दैट क्लोज सिस्टम इज बेसिकली द दो सिस्टम इन विच देयर इज नो मास ट्रांसफर. तो आप यहाँ गौर कर सकते हैं कि सब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा. तो यहाँ पे जब वो एनर्जी साथ साथ कुछ एनर्जी लूज भी है तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है स्टीम का. सो आपके पास सिंस इट्स अ सैचुरेटेड वेपर सैचुरेटेड वाटर वेपर, तो ये जो डोम बनी थी, फिर रिमेंबर चैप्टर नंबर 3 सॉरी, प्रेशर और वॉल्यूम का जो डोम था, इसमें ये जो पॉइंट 1 है, दैट पॉइंट 1 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सैचुरेटेड वाटर वेपर पॉइंट. और नाउ व्हेन यू आर इंक्रीजिंग यू आर प्रोवाइडिंग सम हीट, आपके पास अब आप हीट दे रहे हैं, व्हाट विल हैपन, आपके पास लाइन जो है 0.1 से 0.2 तरफ मूव कर जाएगी एंड द वॉल्यूम विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है जी, आगे चलते हैं. हे यू गो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कितना वर्डन जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर दे रही है, कितनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल इनपुट से आ रही है. तो वोल्टेज टाइम आई इज द पावर
डेल्टा टी इज़ द टाइम, तो वोल्टेज 120 वोल्ट है, आई जो है 0.2 है, और आपके पास 5 मिनट के लिए दिया तो विच इज़ 300 सेकेंड्स विच इज़ क्लोज टू 7.2 किलो जूल. नाउ इन दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. गोइंग बैक टू चैप्टर नंबर 3, हमारे पास स्टेट 1 क्या है, P1 जो है वो 300 किलो पास्कल है और सैचुरेटेड वेपर था. तो वी विल गो टू टेबल नंबर A5. हम टेबल नंबर A5 में जाएंगे बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी टेबल फॉर वाटर एट अ गिवन प्रेशर, राइट. तो आपके पास 300 किलो पास्कल में आपने H1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, Hg की वैल्यू, बिकॉज it is the saturated vapor which is coming out to be 24.9 kilojoules per kg. Now अब हम energy balance apply करते हैं. So this is really important. W in which is the electrical power in to the system, Q out जो energy बाहर निकली है, और W B जो है इसको अगर हम डेल्टा के साथ कंबाइन कर लें तो we will get डेल्टा H. ठीक है, तो this is the energy balance equation. मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. WEN is the electrical work input minus Q out जो आपने energy system में lose किया है, minus WP which is the boundary work. So boundary work को डेल्टा U को combine करके हम डेल्टा H लिख लेते हैं which is the enthalpy. तो WIN आपके पास 7.2 था, आपने इलेक्ट्रिकल वर्क से निकाला, एंड Q out जो एनर्जी उसने लूज़ की है ड्यूरिंग द प्रोसेस सवाल में गिवन थी 3.7 किलो जूल्स. और यहाँ पे H2 माइनस H1 विच इज़ द इंथैल्पी डिफरेंस, राइट, फ्रॉम द टेबल. तो हमारे पास H1 की वैल्यू तो गिवन है जो आपने निकाली है कहाँ से, एट 300 किलो पास्कल ऑफ सैचुरेटेड वेपर्स, ये सवाल में गिवन था. M जो है आपके पास मास, अच्छा और कीजिएगा, यहाँ पे जो इंथैल्पी की वैल्यू होती है वो पर यूनिट मास होती है. That's why we are multiplying it with the mass of the water, which is 0.025 kilojoule kgs. तो इस इक्वेशन में हमारे पास H2 मिसिंग था, तो H2 अब क्या किया 2864.9 kilojoules per kg. अब क्लियरली दिस इज द इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ये जो वैल्यू है 2724 इससे बड़ी वैल्यू आ रही है H2 की, विच मीन्स के द सिस्टम गोज टू द सुपरहीटेड स्टेट. तो अब 300 किलो पास्कल ही रहा प्रेशर, बट नाउ यू विल गो टू टेबल नंबर A6. आप टेबल नंबर A6 में 300 किलो पास्कल जाएंगे एंड यू विल चेक फॉर द वैल्यू विच इज़ 2864.9. इस वैल्यू के अगेंस्ट आपने टेम्परेचर निकाल लिया विच इज कमिंग आउट टू बी 200 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे हमने दो टेबल इस्तेमाल की, टेबल नंबर A5 फॉर द सैचुरेटेड स्टेट एंड टेबल नंबर A6 फॉर द सुपरहीटेड स्टेट. ये सुपरहीटेड क्यों किया, बिकॉज हमारे पास जो Hg की वैल्यू है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन वैल्यूज होती हैं सैचुरेटेड वेपर्स की, एंड द नेक्स्ट वैल्यू कमिंग आउट टू बी 2864 इज द higher than this value. That's why we go to the superheated table to find the temperature. हमने इस प्रेशर के ऊपर 2864 को लॉक किया and we found 200 डिग्री सेल्सियस at the final temperature of the system. आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया. अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आस्क मी इन द लाइव सेशन. एंड यहाँ पे हम यहाँ पे रोकते हैं इस लेक्चर को. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो we will continue from the same topic. Thank you very much for listening.